की वजह से वहाँ पे शेयर कर दी जाती हैं। ओके फ्रेंड, मेरा फोटो ये है, इसमें इसमें क्या है कि आपको क्लियरली समझाना है कि कौन सी चीज़ें क्या होती हैं और कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ होती हैं कि जिन्हें आप सभी को नहीं करना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए कुछ एरर आ गया था, मैं उस चीज़ों को सही कर दिया हूँ। बट चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है, आवेदन में ना करें गलतियां, वंचित नहीं होंगे छात्रवृत्ति से। यानी लिखा है कि आवेदन करते समय, यानी जब आप अपना फॉर्म फिल करते हैं तो उनमें आप क्या करिए कि गलतियों को ना करिए, तो आपको जो स्कॉलरशिप है वो आपकी ज़रूर से ज़रूर आएगी। बट हाँ, गलती अगर आप कर रहे हैं तो कहाँ से ये गलती सही होगी और कौन सी ऐसी गलतियां हैं, इन सारी चीज़ों को हम इसमें मेंशन किया गया है, हम वन बाय वन सारा कुछ क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रोफेशनल कोर्स करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्र के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाली छात्र प्रतिपूर्ति बहुत बड़ा सहारा होता है। यानी आप सभी को पता है कि जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप क्या होती है कि एक काफ़ी बड़ा सहारा होता है उनके लिए कि उनको अपने कोर्स को कर पाएँ। ऐसे में छात्र आवेदन करते समय छोटी छोटी गलतियां करने की वजह से हजारों छात्र सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक सहायता से वंचित रह जाते हैं। क्या होता है कि आप कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करते हैं, आप केवल छोटी छोटी गलतियां करते हैं। केवल क्या गलतियां होती हैं, क्या होता है कि आप कभी किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, जो कोई बता रहा है उन चीज़ों को आप फॉलो नहीं करते, अपने मन से सारी चीज़ों को कर देते हैं। तो उनमें क्या होता है कि छोटी सी गलती होती है, वो बाद में क्या होता है कि करेक्शन टाइम पे भी नहीं सही हो पाती है। तो इन्हीं सब चीज़ को लेकर के आप क्या हो जाते हैं कि स्कॉलरशिप से वंचित हो जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, इसी कारण वह 9 गलतियों से बच जाए तो उनको छात्रवृत्ति मिलने का अवसर काफ़ी बढ़ जाता है। यानी अगर आप इन 9 तरह की गलतियों से अगर आप बच जा रहे हैं, इन 9 तरह की गलतियों को आप नहीं कर रहे हैं, तो जो आपकी स्कॉलरशिप आने का चांस है वो 99.9% हो जाता है। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं, अगर इन तरह की चीज़ों से आप दूर रहते हैं, मतलब बच जाते हैं तो ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी जी आर प्रजापति बताते हैं कि सभी आवेदन ऑनलाइन डिजिटल होने की वजह से कोई भी तथ्य मिसमैच करेगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यानी आप सभी को पता है कि मैक्सिमम चीज़ें आधार से ले ली जाती हैं, आधार से ही आपका बैंक डिटेल ले लिया जाता है, आधार से ही आपकी इनकम सर्टिफिकेट ले ली जाती है, मतलब मैक्सिमम चीज़ें आपकी आधार से ले ली जाती हैं। तो जैसे ही कोई चीज़ें मिसमैच करती हैं, तो आपको पता है कि डिजिटल का ज़माना है, सारी चीज़ें डिजिटल हैं, तो क्या होता है कि डिजिटल होने की वजह से वो सारी चीज़ें मिसमैच हो जाती हैं। जैसे मिसमैच होती हैं तुरंत फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे लिखा है कि पूरी व्यवस्था प्रदेश मुख्यालय से होने की वजह से जिला स्तर से और कॉलेज स्तर से कुछ भी नहीं किया जा सकता। यानी अगर आप कोई गलती कर रहे हैं और बाकी उन चीज़ों को आप सोच रहे हैं कि कॉलेज वाले सही कर दें, अगर हमारी तरफ से गलतियां हो गई और कॉलेज वाले सही कर दें, तो आपको पता है कि सारा कुछ जितना भी है वो जो पूरी व्यवस्था है वो प्रदेश मुख्यालय से है। तो इन वजह से क्या होता है कि इन्हीं वजह से जो आपका फॉर्म है वो कॉलेज और जो डिस्ट्रिक्ट होता है, इन दोनों लेवल से बिल्कुल ही नहीं सही किया जा सकता। यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल से और कॉलेज लेवल से बिल्कुल आपका फॉर्म जो है वो ना फॉरवर्ड किया, मतलब केवल फॉरवर्ड किया जा सकता है या तो रिजेक्ट किया जा सकता है, उसमें कोई भी एडिट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब लिखा इसमें प्रोफेशनल कोर्स करने वाले छात्र को विशेष सजग रहने की जरूरत है। यानी जो स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, यानी इंटर के बाद में कुछ कर रहे हैं, जैसे प्रोफेशनल कोर्स में आ गया, डिप्लोमा हो गया, आईटीआई हो गया, एलएलबी हो गया, बीएड हो गया, इन तरह की चीज़ों को अगर आप कर रहे हैं तो क्या होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई परिचित है जो, मतलब मान लीजिए आप इन तरह की चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, 11th-12th में है, तो आपसे बड़ा कोई है जो इस तरह की चीज़ों को कर रहा है, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, तो उनको ज़रूर शेयर करिएगा। अब मैं बात करूँ पूरे 9 पॉइंट कौन कौन से हैं, तो मैं एक एक करके सारे पॉइंट बताऊँगा। देखिए पहला पॉइंट ये है, मन कहे तो आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, प्रोफेशनल कोर्स में आवेदन करने वाले ओबीसी और जर्नल छात्र को इंटर या स्नातक में 60% अंक होना अनिवार्य है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो इंटर हो या फिर स्नातक हो, उसमें क्या है कि आपका 60% होना कंपलसरी है, जर्नल और ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए नहीं है। ठीक है,
दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आ रहा है इसमें कि बीएड, बीटीसी, एलएलबी जैसे कोर्स जो स्नातक के बाद होते हैं। आपको पता है कि जिन बीएड हो गया, बीटीसी हो गया, डीएलएड हो गया, एलएलबी हो गया, इन तरह की जो चीजें होती हैं वो क्या होता है कि आप स्नातक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद होती है। उसमें जर्नल और ओबीसी, जर्नल और ओबीसी को 55% यानी आपका स्नातक में 55% होना चाहिए, और एससी एसटी वालों का 50%। इन तरह के कोर्स में देखिए बीएड, बीटीसी, एलएलबी में एससी एसटी वालों को भी इस बार शामिल कर दिया गया है, लेकिन हाँ उनका कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया जो है वो कम कर दिया गया है, केवल 50%। 2 पॉइंट हो गया। अब मैं बात करूंगा तीसरे पॉइंट को लेकर के। तो तीसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट सुनने से पहले आप इन तरह के इसको भी पढ़ लीजिए। प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्र को सजग रहने की जरूरत, गलती करने के बाद कॉलेज या कार्यालय नहीं मिलेगी राहत। यानी कॉलेज हो गया या डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गई, अगर आपने गलती कर दी तो वो लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, सीधे और सीधे आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। अब मैं बात करूं तीसरे पॉइंट की, तो इसमें लिखा है कुछ छात्र नंबर बढ़ाने के लिए परास्नातक का नंबर आवेदन पत्र में भर देते हैं। ऐसा ना करें। परास्नातक मतलब होता है एमए हो गया, एमएससी हो गया, ठीक है। तो इन तरह के कोर्स को आप मतलब अगर आप परास्नातक के बाद में प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो उसमें परास्नातक का ना भर के आपको स्नातक का भरना है। ऐसा ना करें। प्रवेश परीक्षा का जो आधार कक्षा है वो उसी का अंक भरें। यानी जिस मतलब जैसे आप मान लीजिए कि इंटर करने के बाद वो मान लीजिए आप 11th 10th के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उसमें पिछली कक्षा में जो रिजल्ट आता है उसमें आपको गत वर्ष वाले में क्या डालना है, 10th का डालना है, ना कि 12th का डालना है, ठीक है। जिस पर मतलब जिस आपके मतलब मान लीजिए आपका पेपर जो है एंट्रेंस एग्जाम है वो स्नातक पे हो रहा है तो स्नातक की डिटेल डालेंगे। आपका उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका एंट्रेंस परास्नातक से हो रहा है तो परास्नातक का डालेंगे, ठीक है। जिस भी मतलब आधार से प्रवेश परीक्षा हो उसी का अंक डालना है। चौथा पॉइंट है प्रथम वर्ष के बाद गत वर्ष का परीक्षा फल के कॉलम में दोनों सेमेस्टर का अंक जोड़कर ही लिखें, केवल एक सेमेस्टर का ना लिखें। यानी जब आप फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में जाते हैं, यानी जब आप रिन्यूअल फॉर्म करते हैं तो फॉर्म को रिन्यूअल करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जब आप उसमें फिल करें तो दोनों मतलब परीक्षा फल जो होता है परीक्षा फल वाले में आप दोनों सेमेस्टर का मार्क्स जोड़ लें, उसके बाद में उन मार्क्स को फिल करें, केवल सेमेस्टर का फिल ना करें, ठीक है। मैक्सिमम लोग सेमेस्टर मार्क ही डाल देते हैं। अब इसमें लिखा है कि हाई स्कूल के अंक पत्र से आधार के सभी तथ्य मिला लें, भिन्न हो तो उसे अपडेट करा लें। यानी आप देखिए अपना आधार ले लीजिए और हाई स्कूल की मार्कशीट ले लिए, उसे सारी डिटेल मिला लीजिए। अगर आपका आधार मिसमैच है, आधार में कोई आपकी प्रॉब्लम है जो कि आपके हाई स्कूल वाले में नहीं है, देखिए हाई स्कूल का जो मार्कशीट है उसे चेंज कराने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो आपको करना क्या है कि अपने हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से अपने आधार को सही करा लेना है, ठीक है। छात्रवृत्ति के लिए कक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य है, कॉलेज से मिलकर इसे जांच लें। यानी आप ये चीज़ कंफर्म कर लें कि क्या मेरी कॉलेज में 75% अटेंडेंस थी। अगर आपकी 75% अटेंडेंस होगी तभी आपको स्कॉलरशिप मिल पाएगी। अब यहाँ पे लिखा है विश्वविद्यालय परीक्षा फल को छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर अपलोड करता है, ठीक है। जो विश्वविद्यालय होते हैं जो परीक्षा फल होता है परीक्षा फल को छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर अपलोड करता है। कॉलेज की यानी जो आपका रिजल्ट आता है तो वही सेम चीज़ें क्या होता है कि जैसे आपका मान लीजिए रिजल्ट आया, आपका रिजल्ट में 300 नंबर है, 400 में आपका 300 नंबर है, तो आप क्या करते हैं उसमें 300 के बजाय आप 350 डाल देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कॉलेज अग्रेषित करता है, छात्र स्वयं आवेदन में इसे भरते समय इसमें सभी जगह एक ही अंक दर्ज होना चाहिए। यानी देखिए क्या होता है कि वो ज़्यादा मार्क्स आपको जितने मार्क्स मिले हैं केवल उतने ही मार्क्स उसमें डालिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा क्या होता है कि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि कॉलेज वाले के पास कुछ दूसरा डाटा पड़ता है और आपके पास कुछ दूसरा डाटा होता है। एक परिवार में अगर 2 छात्र आवेदन कर रहे हैं तो दोनों का मोबाइल नंबर अलग अलग कर लें। यानी अगर आप एक घर में 2 लोग हैं, आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो अपने दोनों लोग क्या करिए कि जो मोबाइल नंबर है वो अलग अलग कर लीजिए।
अब लिखा है प्रोफेशनल कोर्स में अगर काउंसलिंग से प्रवेश लिया है तब ही आवेदन करें, बिना काउंसलिंग के सीधे प्रवेश लेने वाले छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। इस चीज को एकदम से कंफर्म कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, एकदम इंपॉर्टेंट न्यूज है, प्रोफेशनल कोर्स में अगर काउंसलिंग से प्रवेश लिया है तभी आवेदन करें। यानी अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे करके किसी प्रोफेशनल कोर्स में गए हैं तभी आप उसका क्या करें, सॉरी स्टूडेंट, देखिए अगर आपने किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में मतलब एडमिशन लिया है और उसमें काउंसलिंग से ही लें, डायरेक्ट अगर आप ले रहे हैं, भले आप प्राइवेट कॉलेज में लें लेकिन डायरेक्ट ना ले, केवल काउंसलिंग के माध्यम से ले। अगर आप डायरेक्ट लेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी बिना काउंसलिंग के, ठीक है, समझ गए होंगे आप। मैं आशा करता हूँ मेरे लेवल से जितनी भी जानकारी हो सकी मैं एकदम डीपली आपको इसमें समझाया हूँ। बाकी अगर आप फिर भी इस चीज़ से कुछ समझ नहीं पाया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो भी स्टूडेंट कमेंट में इस टाइम पे कमेंट करेंगे वो कहेंगे कि मैंने 9 पॉइंट, वो कमेंट कर देंगे कि मैंने 9 पॉइंट ध्यान से समझ लिया। बस इतना आपको कमेंट करना है कि मैंने 9 पॉइंट ध्यान से समझ लिया। या जितने स्टूडेंट कमेंट करेंगे मैं उनको स्पेशल थैंक्स लिखूंगा। ओके स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जरूर कमेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके स्टूडेंट।